देखिए, बजट को आप दो रूप में देख सकते हैं। एक तो पहला क्या कि तत्कालीन राहत क्या है, वो लगातार ऊपर नीचे होता रहा शेयर बाजार। लेकिन जैसे ही बजट खत्म हुआ, 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कैपेक्स बजट रखा गया है। ये दोनों तीनों चीजें ऐसी है जो आपके जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो आपकी दौड़ है, आपका ढांचा मजबूत हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, इस पर फोकस किया है। तो महिलाओं के लिए क्या चीजें इस बजट में आपको देखने को मिली है? इससे पहले जो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार थी, उसने किया था, जगह जगह सी-मार्ट खोला था। बाद में मौजूदा सरकार उसको बंद कर दी थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उसको खोलने की बात की है। क्योंकि देश के बहुत सारे युवा हैं जो बेरोजगार हैं और बहुत समय से वो नौकरी की तलाश में हैं। न केवल सरकारी सेक्टर बल्कि गैर सरकारी क्षेत्रों में किस तरीके से नौकरी पैदा होंगी, इस पे ज्यादा फोकस किया गया है। 2047 तक कहा जा रहा है कि विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको पूरा करना है। ये तमाम चीजें ऐसी है जो हमको भविष्य के भारत के लिए हमारी आधारभूत संरचनाएं कैसी हो। छत्तीसगढ़ राज्य है हमारा, उसके लिए क्या खास इस बजट में किया गया है? एक ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी आपको छत्तीसगढ़ को मिला है। वो कह रहे हैं कि ये बजट गरीबों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया और बजट में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि नई योजना उनके लिए कुछ नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 53 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में किसे मिली है राहत, किसको मिली है निराशा, इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के जानकार से संजय शेखर जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, इस बजट के लिए हम आपसे जुड़े हुए हैं, इस बजट को कैसे देखते हैं? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? देखिए, बजट को आप दो रूप में देख सकते हैं। एक तो पहला क्या कि तत्कालीन राहत क्या है, और तत्कालिक राहत को अगर आप देखेंगे तो इसके इंडिकेटर्स आप इस रूप में ले सकते हैं कि जैसे ही बजट भाषण कंप्लीट हुआ, बजट भाषण के दौरान आपका जो सेंसेक्स है जो वो लगातार ऊपर नीचे होता रहा शेयर बाजार। लेकिन जैसे ही बजट खत्म हुआ, उसके तत्काल बाद वो धराम से नीचे गिरा और बहुत नीचे तक गिर करके बंद हुआ। दूसरा, सोना और चांदी जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, वो भी लगातार कई दिन से गिर रहा था, आज और ज्यादा नीचे गिर गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो तत्काल आपको राहत मिल रही थी, तत्काल जो देश को और बाजार को जो उम्मीदें थी, उस उम्मीद पर निर्मला सीतारमण और मौजूदा मोदी सरकार खरा नहीं उतरी बजट के मामले में, और इसीलिए बाजार ने गोते लगाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बजट में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो विकसित भारत की परिकल्पना जो है कि भारत को 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करना है। उस दृष्टिकोण से अगर इस बजट को हम देखते हैं तो उसके लिए इस बजट में एक आधार भूमि तैयार करने के लिए तमाम तरह के प्रस्ताव रखे गए हैं। और इसका सबसे बड़ा जो आप कंपोनेंट अगर कह सकते हैं तो इस बजट में 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैपेक्स बजट रखा गया है, जिसको पूंजीगत व्यय कहते हैं। पूंजीगत व्यय किसी भी बजट का वो हिस्सा होता है जो आधारभूत संरचनाओं पे खर्च होता है, जैसे सड़कें बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रेल कॉरिडोर का विकास होगा, नए संरचनाओं का निर्माण होगा, पुल पुलिया बनेंगे। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो किसी भी देश के आर्थिक विकास में अहम रोल अदा करता है, उस पे 12 लाख 20 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो एक बहुत बड़ा प्रावधान है। और इसके साथ ही जो अलग अलग नई योजनाएं रखी गई है उसको अगर आप देखेंगे, जैसे मोटे तौर पे मौजूदा जो वैश्विक परिदृश्य है जिसमें इकोनॉमी को लेकर के एक अलग तरह की पूरी दुनिया में वार चल रहा है, उस वार के दौर में आपको अपने देश की आर्थिक स्थिति को अगर मजबूत रखना है, उसको बनाए रखना है, और आपको 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना है जो आपका लक्ष्य है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो वैश्विक बाजार है उसके अकॉर्डिंग आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। उस दृष्टिकोण से मुझे
दो महत्वपूर्ण चीज़ें सबसे ज़्यादा इसमें नज़र आती है। एक तो ये कि जो हमारा समुद्री मार्ग है, अगले 5 साल में 20 समुद्री मार्ग को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है और इस बार पहले ही बजट में उसकी बुनियाद रखी गई है कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक हमारा जो पूरा समुद्री मार्ग है उसको जोड़ा जाएगा। दूसरा, 7 जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव इस बजट में है। ये दोनों चीजें ऐसी है। और एक तीसरा, मेडिकल टूरिज्म। ये दोनों तीनों चीजें ऐसी है जो आपके जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो आपकी दौड़ है उसकी गति को बढ़ाएगा और जो वैश्विक निवेश है उसको आपके देश में लाने के लिए एक आधार भूमि तैयार करेगा। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से ठीक है, बहुत सारे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो उम्मीद कर रहे थे कि उनको टैक्स स्लैब में छूट मिल जाए। बहुत सारे लोग जो छोटे व्यापारी हैं वो उम्मीद कर रहे थे कि उनको कुछ कर राहत मिल जाए। बहुत सारे किसान हैं वो उम्मीद कर रहे थे कि उनको कुछ सब्सिडी मिल जाए। महिलाएं हैं, युवा नौकरी की उम्मीद कर रहा था। तो सबकी अपनी उम्मीद ही थी। लेकिन इससे बरक्स सरकार ने लोक लुभावन वादों और उसकी घोषणाओं पर ध्यान नहीं दिया है। आपका ढांचा मजबूत हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, इस पर फोकस किया है। और मुझे लगता है कि तत्काल इसका लाभ भले ही आपको न मिले, तत्काल इसका लाभ देश के आम लोगों को भले इसके न मिले, लेकिन दीर्घकालीन में इसका लाभ आपको डायरेक्ट मिलेगा। बिल्कुल सर, सही बात है आपने बताया। जैसे महिलाओं की आपने बात की तो यही सवाल अक्सर उठता आता है कि महिलाओं के लिए क्या क्या बातें की जाती है, क्या क्या उम्मीदें की जाती है, वादाएं किया जाता है। तो महिलाओं के लिए क्या चीज़ें इस बजट में आपको देखने को मिली है और क्या नया महिलाओं के लिए जो हुआ है वो बताइए सर। देखिए, महिलाओं के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो महिलाओं का जेंडर बजट 5.08 लाख करोड़ का है। ये पिछले बार का जो बजट है 25-26 के जो 4.49 लाख करोड़ था उससे 8.9% ज़्यादा है। तो करीब 9% की वृद्धि जो जेंडर बजट है उसमें हुआ है। किसी भी बजट में 9-10% की वृद्धि एक बड़ी छलांग मानी जाती है। ये छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है जो रखा गया है। इसके अलावा क्या क्या बजट में और दिया गया है, जैसे सी मार्ट, महिलाओं के आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्तर पे जो स्व सहायता समूह हैं उनके उत्पादों को लेकर के सी मार्ट खोला जाएगा। हालांकि ये काम मौजूद, इससे पहले जो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार थी उसने किया था, जगह जगह सी मार्ट खोला था। बाद में मौजूदा सरकार उसको बंद कर दी थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उसको खोलने की बात की है तो फिर से वो खुलेंगे। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे, हर एक जिले में एक केंद्र सरकार एक गर्ल्स हॉस्टल बनाएगी। ये इसमें प्रावधान है। लखपति दीदी जो महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, उसमें जो लखपति दीदी है उसकी संख्या बढ़ाने का इसमें टारगेट रखा गया है। तो कई सारे इसके अलावा जो विभिन्न योजनाएं जो महिलाओं से संबंधित हैं, महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से जो संचालित होती हैं, उसका बजट एलोकेशन बढ़ाया गया है। तो ये सब कुछ मिला करके मुझे लगता है कि महिलाओं के, चूंकि अधिकांश जो भाजपा शासित राज्य हैं उसमें महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है डीबीटी के माध्यम से। आप छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं, महतारी बंधन योजना के माध्यम से उनको डायरेक्ट बेनिफिट का लाभ मिल रहा है। बिहार में मिल रहा है, बगल में मध्य प्रदेश है वहाँ पे मिल रहा है। तो भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से महिलाओं को मिल रहा है। वो योजना तो संचालित रहेंगी ही, लेकिन उसकी राशि बढ़ाई गई है और महिला और बाल विकास के माध्यम से जो विभिन्न योजना और संचालित है वो संचालित रहेंगी। तो मुझे लगता है कि सरकार का टोटल फोकस जो है वो फोकस है लोगों को स्वावलंबी बनाना। आप केवल सरकारी नौकरी के भरोसे ना रहें, आप खुद रोजगार निर्माण की तरफ और लोगों को रोजगार देने की तरफ बढ़ें। इस दिशा में सरकार का प्रयास है और उसी के अकॉर्डिंग
महिला को भी सशक्त करने की दिशा में ये बजट मुझे ज़्यादा उसका एलोकेशन और प्रभावी दिखता है। जी बिल्कुल, महिलाओं की तो बात हमने कर ली। अगर युवाओं पे आए, क्योंकि देश के बहुत सारे युवा हैं जो बेरोजगार हैं और बहुत समय से वो नौकरी की तलाश में हैं, तो युवाओं के लिए क्या नया प्रावधान है, क्या नई चीज़ें हैं इस बार के बजट में? देखिए, युवाओं को निराशा होगी इस बजट को देख करके, और बहुत सारे रिएक्शन इस तरह से आ रहे हैं। युवा ये उम्मीद कर रहा था कि उनको उनके लिए नौकरी की कुछ बड़ी घोषणाएं हों, लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा जो केंद्र सरकार है वो केवल लोक लुभावन घोषणाओं के बजाय आधारभूत संरचनाओं के विकास और जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो दीर्घकालीन जो गोल है 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य है, उसके दृष्टिकोण से इकोनॉमी को आगे ले जाना चाहती है। और इस दृष्टिकोण से हम देखें तो मुझे लगता है कि इस बजट में डायरेक्ट सरकारी नौकरी देने के बजाय देश की इकोनॉमी में नौकरी पैदा कैसे होंगी और वो न केवल सरकारी सेक्टर बल्कि गैर सरकारी क्षेत्रों में किस तरीके से नौकरी पैदा होंगी, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो जो देश की अभी ज़रूरत है, और देश की ही क्यों, जो वैश्विक बाजार की ज़रूरत है, उसको बढ़ाने का और उसको एक पुशअप देने का काम इस बजट के माध्यम से किया गया है। जैसे सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की बात की गई इस बजट में, वो आज की जो तकनीकी समय है जिसमें हम आप गैजेट्स पे निर्भर हैं, तमाम जो आपको गैजेट्स चाहिए उसके लिए, तो उसमें सेमीकंडक्टर की ज़रूरत होती है। तो उस यूनिट के लिए केंद्र सरकार ने इसमें बात की है। 5 एजुकेशन हब बनेंगे, उसमें स्किल डेवलपमेंट से लेकर के तमाम तरह के औद्योगिक प्रशिक्षण पे ज़्यादा फोकस होगा। इसके अलावा 5 मेडिकल टूरिज्म सेक्टर बनाएंगे। टेक्सटाइल सेक्टर जो भारत का है, जो बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा करता है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको बूस्टअप करने की कोशिश की गई है। जो यूथ हैं बायो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं बायोलॉजी के माध्यम से, उनके लिए बायो जो फार्मा सेक्टर है उसको पुशअप करने की बात की गई है। ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बजट में फोकस किया गया है, और ये अनुमान व्यक्त किया गया है कि आने वाले दिनों में करीब 20 लाख ऐसे प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत होगी जो कि गेमिंग में, वीएफएक्स में, एनिमेशन में का जिस तरह से बाजार बढ़ रहा है उसमें ज़रूरत होगी। तो उसको पूरा करने के लिए जो कार्यबल चाहिए, जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसके लिए भारत सरकार ने मौजूदा बजट में प्रावधान किया है कि आईआईटी मुंबई देश के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेज में जो है वो क्रिएटर लैब बनाएगा, जहां पे आप इन सारी चीज़ों का प्रशिक्षण देंगे, वीएफएक्स, मोशन ग्राफिक्स और इसके अलावा एनिमेशन और गेमिंग इत्यादि, इसका प्रशिक्षण देंगे। तो ये जो पूरा विषय है ये क्या कहता है? ये कहता ये है कि केवल सरकारी नौकरी नहीं, आपको जो निजी क्षेत्र में जो ज़रूरत है उसके लिए आप तैयार होइए, उसके लिए सरकार आपको तैयार करेगी। जो नए नए तकनीक आ रही है उसके लिए आपको तैयार करेगी। चाहे आईआईटी के बाद आईटीज की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब की बात हो, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बात हो, चाहे बायो फार्मा में बात हो, चाहे मेडिकल में बात हो, उसके लिए आपको तैयार किया जाएगा और उस सेक्टर में जाकर के आप रोजगार करिए। तो रोजगार तो पैदा होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो युवा सरकारी नौकरी की उम्मीद में बैठे हुए थे उनको इस बजट से निराशा मिलेगी। बिल्कुल जी। युवाओं की बात हमने कर ली, महिलाओं की बात हमने कर ली। अभी आपने कहा विकसित भारत 2047 तक कहा जा रहा है कि विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको पूरा करना है, तो उसके संदर्भ में कैसे देखा जाता है ये बजट, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि
ये मुझे लगता है कि जो विकसित भारत की परिकल्पना है और मौजूदा जो अभी वैश्विक परिदृश्य है, विशेष तौर पर व्यापारिक परिदृश्य, जिस तरीके से ट्रंप लगातार बाजार में एक धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार उनका टैरिफ का एक जो है दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको टैरिफ टेररिज्म भी कहा जाता है, टैरिफ आतंकवाद की संज्ञा भी वैश्विक स्तर पर दी जाती है। तो ये जो स्थितियां बनी हैं, इससे भारत निपटे कैसे और उसमें अपने आप को संतुलित आर्थिक विकास के साथ कैसे स्थिर रूप से खड़ा रखे, और इसके लिए जरूरी है जो बात, और 2047 तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाए, इसके लिए जो जरूरी योग्यता है या जरूरी आधारभूत संरचना है, उसके विकास के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि चाहे 7 जो रेलवे कॉरिडोर की बात, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात हो, चाहे जो हमारा जल मार्ग है उसको पूरब से पश्चिम तक जोड़ने का विषय हो, चाहे बायोफार्मा का विषय हो, चाहे रियर अर्थ का कॉरिडोर डेवलप करने की बात हो, ये तमाम चीज़ें ऐसी है जो हमको भविष्य के भारत के लिए हमारी आधारभूत संरचनाएं कैसी हो, चाहे कैपेक्स की हम बात कर लें 12,20,000 करोड़ की, ये सब जो विकसित भारत की परिकल्पना है उसके आधार को मजबूत करने की दिशा में बजट में लाया गया प्रस्ताव है। तो इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि ये बजट विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसके लिए एक बेहतर आधार भूमि बनाएगा। बिल्कुल। राष्ट्र की हमने बात की, तो अब थोड़ा सा राज्य की तरफ आते हैं। जो छत्तीसगढ़ राज्य है हमारा, उसके लिए क्या खास इस बजट में किया गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की बात की जाए तो अब जो बजट के अलग अलग पूरे प्रावधान आएंगे तो उसमें और ज़्यादा स्पष्ट होगा, लेकिन मोटे तौर पे जब कोई बजट बनता है तो उसमें सीधे सीधे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो राज्यों की भागीदारी एक जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में होता है वो तो छत्तीसगढ़ को मिलेगा ही। दूसरा, जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं उस केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ को पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन कुछ नई चीज़ें जो बजट में घोषित हुई हैं अलग अलग राज्यों के लिए, उसमें छत्तीसगढ़ का क्या हिस्सा है। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो देश में आज के बजट प्रस्ताव में केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने घोषणा की है कि 8 ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी बनाए जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो एक सीधे सीधे अगर कहेंगे कि डायरेक्ट लाभ हमको क्या मिल रहा है, डायरेक्ट सीधे हमारे लिए क्या घोषणा है, तो एक ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी आपको छत्तीसगढ़ को मिला है। इसके अलावे ट्राइबल स्कूल में स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा। तो चूंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य हैं, बस्तर से लेकर के सरगुजा तक जो है आदिवासी इलाके फैले हुए हैं, और यहाँ पर ट्राइबल विभाग द्वारा हजारों स्कूल का संचालन किया जाता है। तो वहाँ पर ट्राइबल यूथ हब, जो ट्राइबल स्पोर्ट्स हब बनेंगे, उसमें आपको छत्तीसगढ़ को काफ़ी संख्या में मिलेंगे वैसे केंद्र। इसके अलावे सेल्फ रिलायंस ट्राइबल क्लस्टर बनाने की परिकल्पना और प्रस्ताव इस बजट में है। तो चूंकि छत्तीसगढ़ ट्राइबल स्टेट है, तो छत्तीसगढ़ के चाहे बस्तर के इलाके हो, चाहे छत्तीसगढ़ के इलाके सरगुजा के इलाके हो, जो भी ट्राइबल क्लस्टर्स हैं वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी फंड्स छत्तीसगढ़ को मिलेंगे। जी, इस बजट के आने के बाद जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि ये बजट गरीबों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया और बजट में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, बजट बनाते समय आपको दो चीज़ें, अगर आप बहुत लोक लुभावन दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो आप बहुत सारे लोक लुभावन घोषणाएं कर सकते हैं गरीबों के लिए,
लेकिन अगर आपको दीर्घकाल तक, लंबी अवधि में अपने पॉपुलेशन को आर्थिक दृष्टिकोण से ऊपर उठाना है, देश को आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से उन्नत करना है, तो छोटी छोटी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। तो गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फंड है वो गरीबों के लिए है। मनरेगा, जिसको अब जी राम जी कहा गया है, उसके लिए जो फंड है वो गरीबों के लिए है। जो खाद्यान्न योजना का फंड है वो गरीबों के लिए है। जो आयुष्मान योजना का फंड है वो गरीबों के लिए है। गरीबों के लिए अभी बहुत राहत मिलेगी। 17 जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उस पर आयात शुल्क पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, वो सीधे सीधे गरीबों को उसका फायदा मिलेगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं है। हाँ, अतिरिक्त योजना आप कह सकते हैं कि उनके लिए कोई नई योजना का संचालन या नई योजना की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी संचालित योजनाएं हैं उसमें फंड एलोकेशन तो किया गया है। तो इसलिए ये कहना कि उनके लिए कुछ नहीं है, ये ठीक नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि नई योजना उनके लिए कुछ नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो गरीब तबका है, जो वंचित तबका है, अगर समग्र रूप से देश का विकास होता है, समग्र रूप से आपकी इकोनॉमी अगर ग्रो करती है, तो उसका असर पूरे समाज को होता है, पूरे देश को होता है, पूरे राज्य को होता है। ठीक है, किसी के हिस्से में ज़्यादा जाता है, किसी के हिस्से में कम जाता है। जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, पूंजीवाद है, उस पूंजीवाद में पूंजीपतियों का बोलबाला होता है। जिसके पास पूंजी होती है उसकी आर्थिक समृद्धि ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है कि पूंजीपतियों का आर्थिक समृद्धि ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें गरीब का कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। इकोनॉमी बढ़ेगी तो उसका लाभ उनको भी मिलेगा। जी सर। सर, एक अंतिम सवाल। पूरे बजट को आपने अच्छे से समझा दिया, सब पहलुओं को आपने देखा है, तो इस पर एक अच्छा सा आप ये बता दीजिए कि पूरे बजट को आप किस प्रकार देखेंगे, अगर अंतिम में मैं आपको पूछूं। देखिए, पूरे बजट को मैं विकासात्मक बजट देखता हूँ, समावेशी विकास को लेकर के, और दीर्घकालीन जो डेवलपमेंट की अवधारणा होती है, दीर्घकालीन विकास की अवधारणा पर आधारित ये बजट है। और जो विकसित भारत की परिकल्पना की गई है, उस विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, उसके प्रस्ताव इस बजट में हैं। तो मुझे लगता है, देखिए, लोक लुभावन बजट जो होता है वो आपको तात्कालिक लाभ तो दे देता है, लेकिन भविष्य आपका खोखला हो जाता है। ये भविष्य को बनाने वाला बजट है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास अगर पैसे हैं तो आज आप उसका लाभ नहीं ले रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट आपका है। तो इस बजट को मैं उसी रूप में देखता हूं कि भविष्य के लिए एक बेहतर अर्थव्यवस्था का निर्माण, उसको गति देने वाला ये बजट है। और मैं इस बजट का स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सरलता से और स्पष्ट रूप से इस बजट को समझाया है। हमारे दर्शक भी इससे बहुत खुश होंगे। आप देख रहे थे हमारा खास शो बजट 2026। इस शो पर हमने देखा कि किस प्रकार से जो वरिष्ठ पत्रकार संजय शेखर जी थे, उन्होंने अपनी राय रखी और आपको अच्छे से बताया। आपकी इस विषय पर क्या राय है, बजट को आप कैसे देखते हैं, आपके लिए लाभ मिला है या हानि हुई है, इस पर अपनी राय जरूर बताएं। कमेंट में हमें अपनी राय अवश्य बताएं। धन्यवाद।